कुछ आतंकवादी हिंदू संगठन इस देश में अराजकता फैलाने पर उतारू है। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में अगर कोई बौद्ध नहीं, ईसाई नहीं, मुस्लिम नहीं, पारसी नहीं, सिख नहीं, तो बोध गया में ब्राह्मण क्यों? आज पूरे प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में गुंडाराज चरम पर है। 340 IAS में एक भी SC नहीं, एक भी ST नहीं, एक भी OBC नहीं, एक भी माइनॉरिटी नहीं, सब RSS के कार्यकर्ताओं को भर लिया गया है। आज देश बेचने का पाप भी सरकार कर रही है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम जी की जन्मदिन 15 मार्च से पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से जो प्रदेश की ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर चर्चा करने के लिए पूरे प्रदेश में निकला हूं। पूरे प्रदेश का कुल 9 चरणों में भ्रमण कार्य सूचित किया गया है। हर चरण में 2 मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों विधानसभाओं को इस यात्रा के माध्यम से लोगों से हम संपर्क करेंगे। यदि कोई बहुत बड़ा मंडल है तो उस बड़े मंडल में भी एक चरण का कार्यक्रम लगाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक चरण में 2 मंडल अभी तक मानक तय किए गए हैं। आज पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियां नौजवानों के लिए सपना बन गई। करोड़ों नौजवान आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, BBA, BTech यानी हाईली क्वालिफाइड लड़के आज रोजी और रोटी के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, भुखमरी कगार पर है। लेकिन सरकार को बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की कोई चिंता नहीं। महंगाई आसमान पर है, जिसके चलते आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। किसान समस्या विकराल बनी हुई है। पिछले 3 साल से दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलित हैं। हजारों किसान अपनी मांग को लेकर के धरना देते देते शहीद भी हो गए हैं। लेकिन लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार लाभकारी मूल्य तो आज तक नहीं दे पाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं कर पाई। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के अलग से चौपट कर दे रहे हैं। यही नहीं, आज बड़े पैमाने पर अराजकता का दौर है। गुंडे, माफिया, अपराधी सत्ता के संरक्षण में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर जुर्म जातीय अत्याचार कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं। बहुत से नौजवानों की हत्या कर दी गई है। बहन बेटियां बलात्कार, दुराचार की शिकार बन रही हैं। न्याय मिलना तो दूर, FIR तक नहीं लिखी जा रही है। यदि FIR किसी तरह लिख भी ली जाती है तो स्थानीय पुलिस और भाजपा के नेता क्रॉस केस करा करके जबरियन उससे समझौता कराने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आज पूरे प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में गुंडाराज चरम पर है। 2 दर्जन से ज्यादा घटनाओं पर मैं स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त जहां भी घटनाएं घटी हैं, हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां मौके पर गया। हर जगह लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है
और इस सब के शिकार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हो रहे हैं। फर्जी मुकदमे अलग से लाते जा रहे हैं इनके हौसले को तोड़ने के लिए। वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी संविधान की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां तक कि संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 15(4), 16(4) के अंतर्गत SC ST को जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, वो आरक्षण व्यवस्था आज शून्य और निष्प्रभावी हो गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो पिछड़ों को 27% का आरक्षण दिया गया है, वो भी 0 कर दिया गया है। सरकार ने एक फंडा और निकाल लिया है। अभी रेलवे में कुछ भर्तियां हुई, BC SC ST समाज के लोग जो क्वालिफाइड भी किए थे, इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके सबको बैरंग वापस कर दिया गया और उनके स्थान पर अपने चहेतों की भर्ती कर ली गई। सरकार का ये आम प्रचलन बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आता है तो पिछड़ों का रोना रो करके पिछड़ों का वोट लेने के लिए अपना दुखड़ा रोते हैं और कहते हैं कि हम पिछड़े हैं इसलिए हमको कुछ लोग नीच कहते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जातवार जनगणना की बात आती है तो जातवार जनगणना कराने से कतराते हैं और कहते हैं हमको पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है, हमको गरीबों से मतलब। और जब लिटरल एंट्री की भर्ती करते हैं तो उसमें नए गरीब दिखाई पड़ता है, नए SC ST OBC दिखाई पड़ता है। अभी तक लिटरल एंट्री के नाम पर 340 IAS माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से बने हैं। उन 340 IAS में एक भी SC नहीं, एक भी ST नहीं, एक भी OBC नहीं, एक भी माइनॉरिटी नहीं, सब आरक्षण के कार्यकर्ताओं को भर लिया गया है। अदानी अंबानी के परिवार के और बड़े बड़े घरानों के लोग उस 340 IAS की श्रेणी में लोग हैं। तो इस तरीके से अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे आज लूट मची है। यही नहीं, आज देश बेचने का पाप भी सरकार कर रही है। आजादी के बाद ये पहली सरकार है जो सरकारी क्षेत्रों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी निजी हाथों में दे दी गई और यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था भी निजी हाथों में हिस्सेदार बना दिया गया। और ये सभी संस्थान जिसका मैंने नाम लिया, ये सब लाभ वाले संस्थान हैं। यानी जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदों का भी कत्ल कर दिया सरकार ने। अपने कुछ चहते चंद पूंजीपतियों को ओवरराइज करने के लिए, उनकी तिजोरी भरने के लिए सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, विभाग जो लाभ में चल रहे थे, उसको निजी हाथों में बेचने का ये सरकार पाप किया है। यही नहीं, आज प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। यानी एक सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि इस देश में 80 करोड़ ऐसे गरीब, लाचार, बेबस और मजबूर लोग हैं जिनकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पर टिक गई। जिस देश में 80 करोड़ लोग भुखमरी कगार पर हों, लाचार, बेबस, मजबूर जिंदगी जी रहे हों, 5 किलो 10 किलो चावल जिसकी जिंदगी बन गई हो, वो विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाते हैं। ऐसे फर्जी आंकड़े देकर के आज सरकार कहीं न कहीं इस देश के साथ धोखा कर रही है
और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हमारी मांग है कि देश के बेरोजगार नौजवानों को सरकार रोजगार देने की व्यवस्था करे और रोजगार न देने की हालत में उसे बेरोजगारी भत्ता दे। संविधान प्रदत्त आरक्षण का 100% क्रियान्वयन हो। जातिवार गणना करा करके सभी को समानुपातिक नौकरी दे या सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में आबादी के अनुपात में उसकी सहभागिता सुनिश्चित करें। साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर किसानों को लाभकारी मूल्य देने की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें और किसानों की फसल छुट्टा जानवर से चर की जो बर्बाद कर देते हैं इस पर तत्काल सरकार प्रतिबंध लगाए। सरकार जो भी सामान कृषि हेतु खरीदता है, खाद, बीज, पेस्टिसाइड या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, सबको जीएसटी से मुक्त करें और कृषि कार्य में लगे हुए किसानों का कर्जा भी माफ करें, क्योंकि जब चंद पूंजीपतियों का कर्जा 45,000 करोड़ रुपए सरकार माफ कर सकती है तो देश के किसानों के कर्जा माफ करने के लिए सरकार पैसा ना होने का रोना क्यों रोती है। इसके साथ ही साथ आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बेटे बेटियों की पढ़ाई से वंचित करने का सरकार षड्यंत्र कर रही है। महंगी शिक्षा जिसमें गांव का कोई व्यक्ति, चाहे बड़ा काश्तकार हो छोटा काश्तकार, वो अपने बेटे बेटियों को हायर एजुकेशन नहीं करा पाएगा और जब उस शिक्षा नहीं ले पाएगा तो स्वाभाविक रूप से आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीसीएसजे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि आदि पदों पर अपने आप चयन होने से वंचित हो जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मेरी मांग है, ये तो कभी संभव हो नहीं सकता क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पार्लियामेंट कब भंग करेगा वो मुख्यमंत्री से कभी राय नहीं लेता। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की असेंबली कब भंग करेगा वो प्रधानमंत्री से कभी सलाह नहीं लेता है। 2052 में असेंबली पार्लियामेंट साथ साथ हुए थे, लेकिन कभी पार्लियामेंट पहले भंग हो जाती, कभी असेंबली भंग हो जाती, नतीजा हुआ चुनाव आगे पीछे हो जाता है, फिर आगे पीछे हो जाएगा। जो संभव है उसको कर नहीं सकते। संभव क्या है? 1 नेशन 1 एजुकेशन। हमारी मांग है 1 नेशन 1 एजुकेशन की व्यवस्था हो, एक शिक्षा हो, समान शिक्षा हो, जिससे कि अमीर, गरीब, गांव, शहर सबके बच्चे समान रूप से अच्छी शिक्षा ले सकें। शिक्षा सस्ती हो जिससे कि समाज के अंतिम व्यक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़ा मजदूर का बच्चा भी उच्च शिक्षा से लैस हो सके। साथ ही साथ आज SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज पर जो बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार, हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, ऐसे अराजक तत्वों पर, बैड एलिमेंट पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो और समयबद्ध तरीके से ऐसे मामलों का निस्तारण भी हो जिससे कि समय रहते अपराधियों को सजा भी दिलाई जा सके। एक मांग हमारी ये भी है कि न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो। किसी भी स्तर के न्यायालय में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से सभी प्रकार के, सभी न्यायालय, जितने भी स्तर के न्यायालय हैं,
हर जगह वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। और इसके साथ ही साथ सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने से तत्काल प्रभावी ढंग से उसे रोका जाए। इसी के साथ ही साथ आश्रम का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। हाईली क्वालिफाइड लड़के आउटसोर्सिंग पर नौकरी करने के लिए मजबूर है, जिसमें 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये उनकी तनख्वाह मिलती है। अब 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये पाने वाला व्यक्ति इस महंगाई में क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने बीवी बच्चों को क्या कपड़ा पहनाएगा और क्या पढ़ाएगा बच्चों को, माता पिता की ईमानदारी कहाँ से करेगा, ये अपने आप उस युवा के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसलिए आउटसोर्सिंग भर्ती में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो और आउटसोर्सिंग कर्मी को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए तथा 8 घंटे अगर काम लिया जाता है तो उसे पूरी मजदूरी दी जाए। 8,000, 10,000 नहीं, बल्कि जो 8 घंटे काम करने वाले सरकारी कर्मी को मेहनताना मिलता है वो उसको पारिश्रमिक दिया जाए। इसी प्रकार से आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र, इन सभी को सरकारी कर्मी घोषित कर मानदेय के स्थान पर पूर्ण वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक को भी मानदेय के रूप में 10,000 रुपया प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जाए, जिससे कि शिक्षा देना सरकार का काम है, लेकिन निजी क्षेत्रों में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो कौन सा पाप कर रहे हैं, जिनको एक भी पैसा कभी सरकार के स्तर से नहीं दिया जाता। तो इस पर व्यवस्था होनी चाहिए कि नॉन एडेड विद्यालय में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनको सरकार मानदेय दे, और जितना सरकार मानदेय दे उतना ही उस प्रबंध कमेटी के लोग भी दें, जिससे कि उसको भी एक पूर्ण वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के मैं प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभाओं में पहुंचने का प्रयास करूंगा। इन मांगों के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के प्रति हो रहे शोषण के इस दुख की घड़ी में हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। कुंभकर्णी नींद सोने वाली सरकार को जगाने का भी प्रयास करेंगे, और अगर समय रहते कुंभकर्णी नींद से भाजपा की नींद नहीं टूटती तो 2027 में विदाई के लिए भी उसकी तैयारी हम सुनिश्चित करेंगे। आज ये बहुत से ज्वलंत मूलभूत समस्याएं हैं जिस पर चर्चा न हो। बेरोजगार नौजवान रोजगार न मांगे, महंगाई के खिलाफ आवाज़ न उठे, किसान समस्या पर कोई चर्चा न करे, महंगी शिक्षा और अस्पतालों में दवा नदारत है इस पर बहस न हो। इसलिए इन मुद्दों से हटाने के लिए सरकार कभी हिंदू मुस्लिम और कभी मस्जिद मंदिर का मामला छेड़ देती है। ये सरकार की एक साजिश है, केवल समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर साजिश के तहत सरकार का तैयार किया गया एक फार्मूला है, जिससे कि सरकार की कारगुजारियों पर चर्चा न हो सके, सरकार के पापों का पर्दाफाश न हो सके, सरकार की असफलताएं जनता के बीच में ना आए। सभी मुद्दों पर फिर सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए बहस को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए समय समय पर इस प्रकार की साजिश के माध्यम से कोई न कोई मुद्दे उछालती रहती है। और इसी मुद्दे के तहत इसमें औरंगजेब का भी मामला उछाला गया है। भाजपा सरकार के पास जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।
ये केवल उलूल जुलूल फिजूल की मुद्दों को उछालकर जनता के आंख में धूल झोंकने और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए साजिश के तहत शिगुफेबाजी करने में मस्त है, इसके सिवाय कुछ नहीं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ अपेक्षा करता हूं कि समय रहते सरकार इन मूलभूत समस्याओं पर विचार करे और जितनी भी मांगे हैं एक एक करके उनको स्वीकार करें। नागपुर में जो हिंसा हुई है उस हिंसा पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ आतंकवादी हिंदू संगठन इस देश में अराजकता फैलाने पर उतारू हैं, जिनका कभी इस देश की आजादी में योगदान नहीं था। ऐसे लोग देश को फिर तहस नहस करने पर आमादा हैं। हमारा भारतीय संविधान इस बात का पक्षधर है कि जात, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के सत्ता में बैठे हुए लोग कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद मंदिर, कभी औरंगजेब आदि विषयों पर बहस छेड़ करके यह अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं। कट्टर आतंकवादी हिंदू ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर औरंगजेब कट्टर था, ये उस पर आरोप लगाते हैं, तो औरंगजेब की मूर्ति तोड़ने वाले हम समझते हैं औरंगजेब से भी ज़्यादा खतरनाक है, औरंगजेब से भी ज़्यादा वो आतंकवादी हैं, औरंगजेब से भी ज़्यादा खूंखार हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति रही है, हम अंतिम विदाई के समय अपने दुश्मन को भी सम्मान देने के लिए पहुंच जाते हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है, जो यहाँ औरंगजेब के नाम पर नाटक किया जा रहा है, भाजपा और भाजपा संरक्षित गुंडों के द्वारा, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये ऐसे लोग संविधान विरोधी हैं, ऐसे लोग देश विरोधी हैं। हमारा भारतीय संविधान सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति को लेकर के साथ चलता है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन कुछ हिंदू आतंकवादी संगठन इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग संविधान विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, इस देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सत्ता के संरक्षण में बड़े मौज से वो हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते हैं और भाजपा के लोग उनको थाली लेकर के आरती उतारते हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कट्टर हिंदू आतंकवादी ताकतों से सांठगांठ है, जिसके नाते इस देश में नफरत का बीज बो करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पर अपने भाई भाई का जो सौहार्द का वातावरण था उसको खत्म करना चाहते हैं। यही नहीं, एक और ज्वलंत समस्या है। बिहार स्थित बोध गया का मंदिर, जिसमें उस बोध गया को भी हड़पने की इनकी साजिश चल रही है। किसी भी धार्मिक स्थल का देखरेख उस धर्म विशेष के धर्म गुरुओं के द्वारा की जाती है। पूरे देश में केवल बोध गया एक ऐसा बौद्ध मठ है जिसकी देखरेख में साजिश के तहत वहां कुछ हिंदू धर्माचार्यों को भेज दिया गया। हम कहना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में अगर कोई बौद्ध नहीं, ईसाई नहीं, मुस्लिम नहीं, पारसी नहीं, सिख नहीं, तो बोध गया में ब्राह्मण क्यों? अगर बोध गया के मठ को देखने के लिए जो बुद्ध तीर्थ स्थल है उसमें ब्राह्मण हो सकता है,
तो राम जन्मभूमि में ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी क्यों नहीं, इस्लाम क्यों नहीं, मुस्लिम क्यों नहीं? इसलिए बोध गया में ऐसे अराजक तत्वों को भेज करके उस बोध गया मंदिर को भी हड़पने की कोशिश में है, जो इस देश के लिए अत्यंत दुखद है कि संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की मर्यादा का हनन कर रहे हैं और बोध गया को हड़पने की नीति के माध्यम से उसमें अन्य धर्मावलंबियों को घुसेड़ कर विश्व धर्म गुरुनायक तथागत बुद्ध के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मुस्लिम बोर्ड का जो वक्फ बोर्ड का जो मैटर चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरीके से सरकार सभी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर रही है, उसी प्रकार से वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर भी कब्जा करके उसके संपत्ति को लूटने के कोशिश में लगी हुई है। ये सरासर गलत है। किसी भी धार्मिक स्थल के देख रेख में उस धर्म विशेष का ही हाथ होना चाहिए, सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। आने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? बहरहाल अभी हम पूरे प्रदेश में संगठन को नई ताकत देने में लगे हुए हैं और पंचायत चुनाव में उस समय हम अपने साथियों से राय मशवरा करेंगे। सर जिला पंचायत के चुनाव में मैदान में उतारा भी जा सकता है कैंडिडेट को, लेकिन साथियों से राय मशवरा करने के बाद। क्या विधानसभा चुनाव के समय पार्टी किसी अन्य पार्टी से गठबंधन भी कर सकती है? 2027 में हम उत्तर प्रदेश में विकल्प बनकर के आने की तैयारी में हैं। लाइक माइंडेड लोगों से यदि कोई बात करने की आवश्यकता होगी तो उससे परहेज नहीं।